नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ तोरसेकर जी का स्वागत कर लेते हैं, जुड़ गए हैं मुंबई से। भाऊ, बहुत स्वागत है, प्रणाम। भाऊ, असली धुरंधर तो देवेंद्र फडणवीस निकले। विधानसभा चुनाव में जो नतीजे थे, लगभग वैसे ही नतीजे निकाय चुनाव में, बॉडी के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में। ये करिश्मा कैसे? हालांकि आपने पहले इंगित कर दिया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, एक व्यूह रचना रची गई है। नहीं, व्यूह रचना की बात भी नहीं है। देखो तो महाराष्ट्र विधानसभा का कुछ 12-13 महीने पहले चुनाव हो गया। जिस ढंग की राजनीति उस चुनाव में थी, बिल्कुल वही बात अगर आज हो रही है तो और क्या होने वाला था। बिल्कुल वही है, आंकड़े वही है, लेकिन जो जो कुछ हुआ है वो हम समझकर देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है नया कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल वही है। अब देखो, अगर इधर 288 छोटी बड़ी नगर पालिका नगर परिषद वगैरह है, वहां अगर उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे उनको साथ आ रहे हैं तो उनका बेटा हो या उनकी पार्टी का कोई नेता एक जगह मीटिंग तक लेने नहीं गया। और दूसरी तरफ आप देखो, देवेंद्र है, एकनाथ है या अजीत दादा है, वो अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए घूम रहे थे। तो फर्क वहां पता चलता है ना। आप चुनाव में सीरियस नहीं हो। बात ये थी, ये मैं इसलिए आपको इंगित किया, आप बोल रहे, वो बात ये थी कि इनका चुनाव मीडिया लड़ रही थी। ये जो चुनाव अभी हुआ 288 निकाय चुनाव के, उसमें असलियत में लड़ रहा था कौन? तो यूट्यूबर्स लड़ रहे थे। इनको मानने वाले या उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए या जो इनकी चमचेगिरी करने वाला मीडिया है, वो बस गुब्बारे फूला रहा था। अरे आप वहां पहुंचोगे नहीं। एक बात सीधी होती है कि ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड। अब तो अभी हिंदी में मुंबई से खबरें आती है तो सुना होगा, ठाकरे ब्रांड, दो भाई इकट्ठा हो गए। पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। अब आप सोचो कि इसका तो मार्केटिंग हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन मार्केटिंग को सप्लाई चेन भी होनी चाहिए। अब आपके लिए कोई ग्राहक जाके दुकान में बोलेगा कि ठाकरे ब्रांड का ये चीज दे दो, तो बोले कौन सा ठाकरे ब्रांड? हमारे दुकान में तो ठाकरे ब्रांड की कोई चीज है ही नहीं। तो क्या करोगे आप? तो मीडिया में एक चीज की एडवर्टाइज बहुत हो गई, लेकिन माल ना सप्लायर के पास था ना दुकानदार के पास था। एक मुझे बोलो कि आदित्य ठाकरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा है मुंबई कॉरपोरेशन के लिए, कैसे होगा? उद्धव ठाकरे हाथ फैलाकर बोलते मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, तो मानो वोटर ने भी उनको बता दिया। ये जो अभी चुनाव हो गए उसमें वोटर ने ठाकरे को भी, उद्धव ठाकरे को बता दिया, आपको देने के लिए भी हमारे पास वोट नहीं है। ये चुनाव का अगर निचोड़ निकालना है तो मैं यही निकालूंगा कि वोटर उद्धव ठाकरे को बता रहा है कि आपके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और हमारे पास भी आपको देने के लिए वोट तक नहीं है। बस यही निचोड़ है, ऐसे मैं मानता हूं। मैं दर्शकों को बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना और अजित पवार यानी एनसीपी, ये तीनों मिलकर के लड़े थे। कुछ कुछ सीटों पर आपस में फाइट थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। 288 सीटों के लिए, जिनमें 246 नगर परिषदों की थी, 42 नगर पंचायतों की थी, उनके रिजल्ट में इस सत्तारूढ़ महायुति को 224 सीटें अभी तक मिली हैं। काउंटिंग अभी जारी है, अंतिम रिजल्ट थोड़ी सी देर में आएगा। लेकिन अभी तक 129 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सिरमौर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58 सीटें मिली हैं और एनसीपी अजित पवार को 37 सीटें मिली हैं।
और जो विपक्षी महाविकास आघाड़ी, उसको 51 सीटें मिली हैं। और इसमें भी अगर आपकी दिलचस्पी हो किसको कितनी, तो कांग्रेस को 31, शिवसेना उद्धव को 10 और शरद पवार की एनसीपी को भी 10 सीटें मिली हैं। 22 अन्य को मिली हैं। भाव, इसका मैसेज सीधा सीधा क्या है? क्या ये मान लें कि अभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे लगभग दीवार से लग चुके हैं, कांग्रेस में थोड़ी सी अभी सांस है, थोड़ी सी जान है? कांग्रेस को मिला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल है। पिछले 3 साल में अगर टूटी है तो शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी टूटी है। इनका नाम तक कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने अजीत दादा और एकनाथ को दे दिया है। ये जो बोलते थे कि वो गद्दार है, वो ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल है। पवार या उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल है, तो आप ओरिजिनल नहीं हो, इस पर वोटर ने मुहर लगा दिए। ये जो मुझे लगता है साधारण 1 करोड़ के आसपास वोटर है जिनका वोटिंग हुआ है, और इसको हम सबसे बढ़िया ओपिनियन पोल बोल सकते हैं, एग्जिट पोल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वोटर ने किया हुआ वोट है। लेकिन अभी भी ये बाज नहीं आ रहे, वो पकड़ के बैठे कि ईवीएम फिक्सिंग हुआ है, वोट चोरी हुई है, पैसा बांटा गया है। अगर आप काम नहीं कर रहे उसका क्या करें? इनकी तकरार ये है, यानी पाकिस्तान जैसी है, कि पाकिस्तान बोल रहा है कि आप बुमराह को बॉलिंग क्यों देते हो, आप रोहित शर्मा को बैटिंग के लिए क्यों लाते हो, आप विराट कोहली को बैटिंग में, ओपनिंग में या मिडिल में क्यों भेजते हो? यानी आपके पास अच्छे खिलाड़ी है, उनको टीम में लाते हो, बस वही फ्रॉड है। अगर बीजेपी के पास साधन है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता है, बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर उसका इस्तेमाल बीजेपी करेगी तो चुनाव में वो गुनाह कैसे हो गया? आप जाते तक नहीं हो, आपने कमेंटेटर मैच जीतने के लिए लगा दिए। जितने ज्यादा है हमारे कमेंटेटर, हर जगह पर रेडियो पर बोलेंगे, टीवी पर बोलेंगे हम मैच जीत रहे, और हम मैदान में ही नहीं उतरेंगे तो जीतोगे कैसे? तो रणनीति वगैरह कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। लोकसभा विधानसभा चुनाव में हारने के बाद इन लोगों ने आज तक आत्म परीक्षण तक नहीं किया है, आत्मचिंतन नहीं किया है, ना अपनी गलतियां ढूंढी है, उल्टा ये आरोपबाजी में लगे रहे कि वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, ईवीएम हैक किया है। अरे अगर है तो चुनाव में उतरते क्यों हो? एक किसी मराठी डिबेट में देख रहा था, एक ने अच्छी बात बोल दी। किसी ने उनको पूछा कि मानो पवार और महाविकास आघाड़ी उद्धव का पानीपत हो गया। हमारे मराठी में पानीपत होना यानी सुपड़ा साफ हो जाना, कि पानीपत जंग में मराठे हार गए थे, उसको पानीपत एक कहावत बन गई। तो उसने बोला बिल्कुल नहीं, ये पानीपत नहीं है, पानीपत में मराठे लड़े थे और हारे थे, इसमें ये लड़े ही नहीं है, ये ऐसे ही हार गए। इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को, तुमको लड़ना है तो लड़ो, हम नहीं आएंगे। उद्धव की तो आपको मालूम है, कोरोना में उद्धव की सबसे बड़ी स्लोगन क्या थी? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो जो उम्मीदवार लड़ेगा उसका परिवार उसकी जिम्मेदारी, पार्टी किसी जिम्मेदारी लेती नहीं। तो इस ढंग से अगर चुनाव होगा तो बुरे तरह से हारना। हाँ, एक है मेरी तकरार जो है, जो मराठी मीडिया में सब ठिकरा उद्धव के सर पर तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि ये जो आज जिसकी मतगणना हुई, नतीजे सामने आए, ये चुनाव उद्धव ठाकरे लड़े ही नहीं थे, शरद पवार लड़े ही नहीं थे। इनकी चमचेगिरी करने वाले पत्रकार और मराठी मीडिया महायुति के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन वो तो मैदान के बाहर बैठा था। लड़ने वाला जो है वो मैदान के बाहर बैठा था, और ये जो थे खिलाड़ी वो अपना टेंट छोड़कर
पीच पर जाते ही नहीं थे। तो बेचारे उद्धव को गाली क्यों दे रहे हो? उद्धव तो लड़ा ही नहीं, ना मातोश्री से बाहर निकला, ना मुंबई से बाहर निकला। देखो 288 288 अगर है तो उतने ही एमएलए है जितने बिल्कुल एमएलए महायुति के 3 पार्टियों के आए थे, लगभग उसी संख्या में उनके नगराध्यक्ष चुनकर आए। और अगर वहां चुनकर आई सदस्य संख्या, जिसको हमारे यहाँ नगर सेवक बोला जाता है, उनकी संख्या मानो 75 to 80% युति के आए, यानी 20-22% सिर्फ अपोजिशन को मिले हैं। और ये चुनाव आपको मालूम है बहुत छोटे छोटे इकाइयों में होते, छोटे चुनाव क्षेत्र में होते, तो मानो हर कोई वोटर है वो कैंडिडेट को जानता है। तो जिसमें जहां इन्होंने महाविकास आघाड़ी के चुनकर आए, उसमें आधे से ज्यादा पर्सनल लेवल पर आए, ना कि पार्टी लेवल पर आए। उनको लोग मानते हैं उनका वहां काम है इसलिए चुनकर आए, उसमें पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। हाँ, पार्टी की बात आप करोगे तो अजीत दादा हो या देवेंद्र हो, उनकी पार्टियां लड़ी है। और कांग्रेस का आंकड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का काम जो है वो 100 साल से भी ज्यादा उसकी जड़ें जमी हुई है। आजादी के पहले से कांग्रेस गांव गांव पहुंची थी, वो अभी भी जड़ें पक्की जहां है, वहां से कोई तो एक अंकुर निकल कर आता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, रणनीति की बात एक अलग जवाब है। रणनीति में देवेंद्र ने इनके सामने पत्ते खोल कर रखे थे, ये पत्ते देखने के लिए भी तैयार नहीं है। बोले तुम हारे हो, तुम ईवीएम चोर हो, तुम वोट चोर हो। अरे वो सामने पत्ते खोल कर रखे उसने। अब देखो एक बात आप समझो कि जहां ये तो लोकल लेवल के चुनाव होते, तो कार्यकर्ताओं के जो झगड़े होते वो हाईकमांड को वो सुलझाना मुश्किल होता है, तो कई जगह आपस में लड़ेंगे, ये भी तय हुआ था। और देवेंद्र ने 3 महीने पहले बता दिया था कि भाई एक बात समझ लो कि चुनाव अगर साथ नहीं लड़ोगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ो, लेकिन दोस्ती से लड़ो। नतीजे आने के बाद साथ आने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ये भी बता दिया था। और खुलेआम बोला था, छुपा के नहीं। कार्यकर्ता मीडिया में उन्होंने बोला था कि हमने तय किया है कि जहां तक हो सके हम साथ लड़ेंगे, जहां पॉसिबल नहीं है ठीक है, मैत्रीपूर्ण दोस्ती फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन चुनाव के बाद हमारी ही संख्या सबसे बड़ी होगी, युति के ही सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये दूसरे के दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे, लेकिन जो ज्यादा संख्या में आएगा, अगर उसका बहुमत नहीं है तो युति का जो उसके खिलाफ लड़ा है वो भी उसके साथ जाने वाला है। ये तो डिक्लेयर था ना, ये कहां छुपाया था? इसको रणनीति क्या? रणनीति आप समझ ही नहीं पा रहे हो। दूसरी बात है, जो देवेंद्र ने बोला था वही एकनाथ ने भी बोला था। उन्होंने कहा था ये छोड़ दो हम दूसरे के खिलाफ है या नहीं है, नतीजों के बाद हमारी संख्या सबसे ज्यादा होगी, हर जगह हम ही सत्ता में बैठेंगे। यानी दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे, अगर कार्यकर्ता नहीं मान रहे तो हमने परमिशन दिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ो, लेकिन बाद में इकट्ठा होना है। बाद में मेजॉरिटी दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़कर भी, मानो तो ये शरद पवार उद्धव ठाकरे की है कि जाओ तुम बीजेपी के साथ लड़कर 60-70 एमएलए लेकर आओ, मैं और कांग्रेस मिलकर बाद में सरकार बनाते हैं। तो ये जो इनका गेम था, इन्होंने जो बोया था 2019 में, शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने जो बोया था, उसकी ये फसल आई है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसको वीरेंद्र नाथ भट्ट जी का स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, इस तरीके से चलो लोकसभा चुनाव में तो 48 में से 31 सीटें ये महाविकास आघाड़ी वाले जीत गए थे, 30 सीटें जीते थे, एक वो वसंत दादा पाटिल के पोते थे, उनको टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय लड़के जीत गए थे, 31 हो गए थे।
लेकिन पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इतना बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी विधानसभा चुनाव में गोबर कर देना और उसके बाद भी कोई सीख ना लेना, आपस में कोई संवाद, कोई समन्वय नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई तैयारी नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी चोट खाने के बावजूद विधानसभा चुनाव में करती है और अब लोकल बॉडीज के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके वैसा ही प्रदर्शन कर देती है जैसा विधानसभा चुनाव में। और संजय राउत क्या कह रहे हैं, इनका बयान मेरे पास है। इन्होंने कहा कि बीजेपी को 120-25 सीटें, शिंदे ग्रुप को 54, अब तो खैर 58 हो गई, अजित पवार को 40-42, ये नंबर असेंबली वाले ही हैं ना, वही मशीन, वही सेटिंग, वही पैसा, यही हमारी डेमोक्रेसी है। यानी ये सुधरने वाले नहीं हैं। अपनी कमी, अपनी खामी, अपनी कमजोरियों पर चर्चा करने को तैयार नहीं, मंथन करने को तैयार नहीं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं। तो फिर वोट चोरी शुरू करेंगे ये भी। देखिए, पहले तो महाराष्ट्र की राजनीति के बीच पितामह भाऊ ठोसेकर को मेरा प्रणाम। भाऊ ने अभी दो बातें कही हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अभी जो है कुछ जड़ें गांव में हैं अभी, और अभी कुछ कपोले निकल आती हैं। और दूसरा है कि इन्होंने कोई आत्म परीक्षण नहीं किया, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, हम असेंबली चुनाव क्यों हारे, कभी इसकी कोई समीक्षा नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ना चुनाव हारती है ना जीतती है, भारतीय जनता पार्टी सीखती है। यानी वो अगर एक वो चुनाव हार गए तो ऐसा नहीं कि वो फिर वो निढाल होके लेट गए, चलो अब तो खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत मिला था 1991 में। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने में 26 साल लग गए और बहुमत मिला 2017 में। क्या शरद पवार की पार्टी, क्या उद्धव ठाकरे क्या इतना लंबी प्रतीक्षा कर सकते हैं? और दूसरी बात, महाराष्ट्र के विधानसभा और नगर निकाय चुनाव से अब यह साबित हो गया है कि कांग्रेस और सारी पार्टियों के लिए राजनीति केवल चुनाव होता है। चुनाव लड़ो, किसी तरह जीतो, सत्ता में आओ, मौज मारो, 5 साल बाद देखेंगे क्या होता है। तो बीजेपी ने इलेक्शन की इस मैट्रिक्स को सदैव के लिए बदल दिया है। हालांकि शॉर्ट टर्म तरीके बीजेपी ने भी अपनाए हैं। चुनाव के पहले लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, इसी तरह की योजना महाराष्ट्र में भी बीजेपी लाई थी। लेकिन और अब ये साबित हो गया है। आज करीब 30 साल पहले मुझे महाराष्ट्र के एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक मिले थे। वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग महाराष्ट्र के इलाकों में जाते हैं, मराठावाड़ा के इलाके में लोग मिलते हैं, बहुत सत्कार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, हमारी बात सुनते हैं और बरोबर कहते हैं और वोट देने का वादा करते हैं। लेकिन उनके मन में जो कांग्रेस के प्रति जो उनकी डिफॉल्ट चॉइस है, जब वो वोट देने जाते हैं तो वो वोट कांग्रेस को दे आते हैं। तो अब ये चुनाव अब ये बता रहा है कि कांग्रेस एज ए डिफॉल्ट चॉइस अब महाराष्ट्र में बहुत तेजी से विदा हो रही है। अब कांग्रेस महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार की नियति पर आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को दिल्ली में बैठे हुए किसी नेता को महाराष्ट्र की यूनिट की कोई चिंता भी है। कि कभी किसी ने पूछा हो महाराष्ट्र इकाई से कि भाई कुछ आपको आवश्यकता है। यूपी के योगी आदित्यनाथ जो है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मेयर के चुनाव में कैंपेन करने गए थे और बीजेपी की सीटें 10 से बढ़कर 48 हो गई थी और कांग्रेस को, ओवैसी को पसीना आ गया था। नगर निकाय के चुनाव में यूपी का चीफ मिनिस्टर कैंपेन करने जा रहा है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, पहली बार जो हुआ है, पहली बात तो ये जो आपने अभी बयान सुनाया संजय राउत का, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का टोटल निगेशन है। वो कुछ सीखते नहीं है, वो अभी भी वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। और जबकि ये इलेक्शन रिजल्ट जो है वोट चोरी कैंपेन को बहुत बड़ा झटका है। और यदि अभी इस झटके से वो नहीं उभरे हैं तो अगले महीने महाराष्ट्र के 28 नगर निगमों के चुनाव हैं, उसके परिणाम जो आएंगे और ये मैं कह सकता हूं, आई कैन फेयरली प्रिज्यूम कि चुनाव के परिणाम इसी लाइंस पे होंगे।
और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा बंबई नगर महापालिका। और बंबई नगर महापालिका शिवसेना उद्धव ठाकरे की बैकबोन है। अगर ये वहां पर भी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी होके अगर सिमट गई तो इसका भविष्य क्या होगा ये कहना जो है बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन है और दुखद है। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे का ये भारतीय जनता पार्टी की राह में जो इसने 1992 के दंगों के बाद जो इसने हिंदुत्व का चोला ओढ़ा था और तो वो पाखंड इसका एकदम खुल के आ गया है। ये बिल्कुल अवसरवादी पार्टी है और ये सत्ता में आने के लिए ये जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं, ये अलकायदा बन सकती है, ये इसने दिखा दिया है। और जिस बाल ठाकरे से सारे जिहादी कांपते थे, उसी मातोश्री के आगे जो है मुसलमानों की भीड़ आकर के उद्धव ठाकरे को वक्फ बिल के मामले में धमका रही है। ये पतन हो उद्धव ठाकरे का। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, इससे जो मुझको लगता है आने वाले दिनों में जो वहां पे रीजनल पार्टीज हैं, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, खास करके शरद पवार ने जिस तरीके से मराठा प्राइड को, मराठा की एथनिक आइडेंटिटी की राजनीति को जीवित रखा है, ये भी आने वाले दिनों में कमजोर होगी। और शिवसेना की एथनिक आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स है वो भी कमजोर होगी यदि कांग्रेस इसका भी लाभ नहीं उठा पाती है और इन्हीं एथनिक आइडेंटिटी वाली पार्टियों की वो सेकंड फिडलिंग करती रहती है, उन्हीं के सहारे आगे चलना चाहती है। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का जो नेशन वाइड नैरेटिव था वोट चोरी का, उसकी तो हवा निकाल दी है महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव ने। जी भाऊ, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, इसके बाद तिरुवनंतपुरम से खबर और अब महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के चुनाव की खबर। इनका सोशल मीडिया का जमाना है और सारी सूचनाएं न केवल देश के एक से दूसरे कोने तक पहुंचती हैं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचती हैं। तो ये जो आने वाले बंगाल के चुनाव हैं उन पर किस तरह से इसका आप असर देख रहे हैं? नहीं, देखो, बीजेपी की रणनीति भी समझना जरूरी है। देखो, एक जब मुझे याद है जब गावस्कर वगैरह का जमाना था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जबरदस्त हुआ करती थी। तो उसका कारण उन्होंने बताया था कि एक कोई बॉलर है इंडिया का हो या इंग्लैंड का हो, तो वो क्या करते थे, वो जो मैच का रिकॉर्डिंग होता था वो स्लो मोशन में चेक करते थे, इसकी एक्शन कैसी है, ऐसी एक्शन होगी तो बॉल कैसा पड़ेगा, उसका बाउंस कैसा होगा, स्विंग कैसा होगा, इसकी बारीकी से डिसेक्ट करके फिर उस आधार पर जो कोच था वो बैट्समैन को तैयार करता था। तो बीजेपी का जो तरीका है रणनीति का वो है, फायदा हो नुकसान हो फिर भी उसका वो परीक्षण करते, निरीक्षण करते। अब यहां रणनीति क्या है? देखो, यहां रणनीति सिर्फ जीतने की नहीं है, सीट बंटवारे पर झगड़े चल रहे ये सब हम सुनते हैं। तो फिर सीट बंटवारे से एक दूसरे से लड़ते हैं, सीट बंटवारा नहीं होता, फ्रेंडली फाइट होती है, फिर भी जीतते क्यों है? और अकेली बीजेपी नहीं जीत रही, उनके दोनों दोस्त जीते। विधानसभा में जितने उद्धव ने 2019 में सीटें लाई थी 56, एकनाथ को टूटी हुई पार्टी है, एकनाथ का एक ज्यादा आ गया 57, यानी उसमें उद्धव का डाल दो तो 77 हो जाता है। अजीत दादा की पार्टी जो पवार के साथ थे तो 44 आए थे पवार के, अजीत दादा अकेला बीजेपी के साथ है फिर भी 40 से ज्यादा हो जाते। तो हम तो बढ़ेंगे लेकिन तुमको भी साथ लेकर बढ़ाएंगे, और अपोजिशन के लिए, हमारे विरोधियों के लिए जो स्पेस है वही खाते जाएंगे। यह रणनीति है, रणनीति समझ लो आप। मेरी एक नानी की कहानी मुझे याद आती है। दो कोई ऐसे एक गांव में आए और रात को फंस गए, तो बोले अभी क्या करेंगे, यही गांव में मुक्काम करते हैं। तो बोले क्या करना है? तो बोले हमारे पास थोड़ा अनाज है, कुछ चावल वगैरह पका के खाएंगे। 3 पत्थर इकट्ठा किए,
चूल्हा बनाए और इधर उधर लकड़ी देख रहे तो लकड़ी नहीं मिल रही है। तो बोले तो रात को इतने अंधेरे में लकड़ी कहाँ से लाएंगे? तो एक सामने घर है, उसका कंपाउंड दिखा दिया, उसमें तो लकड़ी लगी थी। तो बोले ये लकड़ी निकालेंगे। तो बोले पीटेंगे लोग। दूसरा बोला यार मेरे पास आइडिया, बोला। ये दोनों जोर जोर से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज। और इतने गांव में लोग जग गए, अरे क्या हो गया, आवाज कैसी आ रही है? तो उतने में उन्होंने गुस्से में एक दूसरे से झगड़ा करते हुए एक दूसरे पर हमला करने के लिए उस कंपाउंड की 2-3 लकड़ियां खींच ली और एक दूसरे पर चलाने लगे तलवार जैसे। तो गांव वाले आ गए, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? ऐसा ऐसा था। बोला इसको बोल रहा था पिछले गांव में होटल में खाएंगे, ये नहीं सुना, अब देखो हम इधर भूखे मरेंगे, या क्या करेंगे वो करेंगे। तो गांव वालों ने उनको समझाया, अरे दूर के गांव से हो, एक साथ प्रवास कर रहे हो, हाँ झगड़ा क्या करते हो, शांत हो जाओ। वो समझाते। तो गांव वाले जाते, वही कंपाउंड से निकाली हुई 4 लकड़ी लेकर चूल्हा जलाते। तो यही महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में कुछ और नहीं हुआ है। अपोजिशन के कंपाउंड की लकड़ियां निकालकर महायुति ने अपना चूल्हा जलाया और उस पर उनकी खिचड़ी पक गई है, अब खाने को बैठ गए। और ये बोल रहे हैं कि कितने पागल हैं, आप आपस में झगड़ रहे थे। हमने इनको समझाया कि भाई एक गांव के हो, एक बिरादरी के हो, एक परिवार के हो, तो झगड़ना नहीं चाहिए। ये हमने कैसे समझाया? ये इसमें आत्मिक संतुलन में या क्या बोलते हैं उसको, ये मशगूल हो गए। लेकिन तुम्हारे कंपाउंड की 4 लकड़ी जलकर उनकी खिचड़ी पकी है, उस पर ध्यान नहीं है। या अभी भी वोट चोरी, ईवीएम उस पर ही, अरे तुम्हारा स्पेस खा गए हो। पिछले चुनाव में 2017 में यही चुनाव में बीजेपी के अकेले लड़ी थी बीजेपी, और बीजेपी के कुछ 1600-1700 कॉर्पोरेट नगर सेवक थे, इकाई सदस्य। आज वो कुछ 3300 हो गए, डबल हो गए। और ये अभी भी वोट चोरी में अटके हैं। इनके बड़े तो एकनाथ के भी बड़े हैं, अजीत दादा के बड़े, घटा है किसका? सब इनका, कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट। तो ये रणनीति नहीं समझ पाए कि वो आपस में लड़ने का नाटक कर रहे हैं। और इनके चमचे पत्रकार जो है वो ऐसी हवाए ब्रेकिंग न्यूज बनाकर फैलाते हैं कि उसमें उद्धव ही फंस जाता है, पवार फंस जाता है। लेकिन मैंने, आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले किसी पॉडकास्ट में आपके साथ बोलते हुए कहा था कि एकनाथ और देवेंद्र में से एक है, मैंने नाम नहीं बताया था, एक है जिसने मुझे बोला था कि आप ही बोलते हो कि इनके सामने हड्डी डालनी है तो हम झगड़े की हड्डी डाल देते हैं। तो ये झगड़े असली नहीं थे, दिखाने के लिए थे। अब देखो कोंकण में नारायण राणे के 2 बेटे, एक शिवसेना में है, एक बीजेपी में है, दोनों उस कनकौली में झगड़े, और एक का नगराध्यक्ष चुनकर आया, दूसरे की मेजॉरिटी में मिलकर। तो कुल मिलाकर एक ही घर, एक ही परिवार के हाथ में कनकौली की सत्ता आ गई। बिल्कुल। इसको रणनीति, ये रणनीति समझ में नहीं आता। एक बात आप बहुत बढ़िया बताएंगे। क्या नवंबर 2019 में शिवसेना बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, तो उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से भड़का करके ये अलायंस तोड़ा गया और उद्धव ठाकरे इसके झांसे में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या आपको लगता है ये उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों की बहुत बड़ी भूल थी? शॉर्ट टर्म गेन तो हो गया, लॉन्ग टर्म नुकसान हो गया। तो होना था वो। मैंने उसी वक्त, मैं ब्लॉग लिखता था, मैंने ब्लॉग लिखा था, अगर उद्धव इनके साथ चला जाता है तो उद्धव की पीएमसी बैंक बन जाएगी। कांग्रेस की और पवार की ऑफर पीएमसी बैंक की है कि आज जितना पैसा है कैश हमारे पास रखो, 3 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर देंगे। 4 साल के बाद मैं जगह पर कहाँ हूं? अच्छा, मतलब वो पंजाब उद्धव ठाकरे की हालत, बैंक की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की हालत उस पीएमसी बैंक के
फिक्स डिपॉजिटर जैसी हो गई कि था वो तो कि चला बैंक डूब गया, गया। हाँ, बैंक डूब गया। अब हम्म, और एक समझना जरूरी है कि आपने जो कहा वैसी बात नहीं थी। चुनाव के पहले पवार और उद्धव की सेटिंग हो गई थी अच्छा, कि तुम उधर से चुन कर लाओ, हम यहां से आते हैं, और अगर हमारा तीनों का अगर मेजोरिटी बनता है तो कांग्रेस को मैं बाद में पटा लूंगा। तो ये पहले तय हुआ था, दगाबाजी नहीं की है, यानी बाद में नहीं तय हुआ। ये पहले पवार और उद्धव ठाकरे का सेटिंग हुआ था। कांग्रेस बाद में आ गई, कांग्रेस राजी नहीं थी। तब पवार ने सोनिया को बोला, सोनिया ने अहमद पटेल को भेजा था, अहमद पटेल को शरद पवार ने समझा दिया, और बाद में इनकी, इसलिए तो एक महीना बीच में चला गया। लेकिन पवार और उद्धव की सेटिंग पहले थी। आज दोनों उसकी कीमत चुका रहे, नहीं कांग्रेस। पवार का भी बहुत ही सुपड़ा साफ हो गया, उद्धव का भी सुपड़ा साफ हो गया। और ये बहुत जी अमित शाह जानते हैं, इसलिए जितना कांग्रेस का नुकसान करना चाहिए उतना अमित शाह नहीं कर रहे, इन दोनों का नुकसान कर रहे। क्योंकि अमित शाह को बिल्कुल पता है कि इनका पहले से सेटिंग था, और इन्होंने सीधा सीधा हमारे पीठ में खंजर घोंका है। ये अमित शाह जानते हैं, देवेंद्र जानते हैं, और इसलिए उन्होंने एकनाथ को भी समझाया, देख अगर उद्धव सर उठाकर फिर से खड़ा हो जाए तो हमारा नुकसान नहीं, तुम्हारा होगा। तुम्हारे हाथ से फिर से शिवसेना उसके हाथ में जा सकती है। तो एकनाथ के लिए पहला टारगेट जो है वो उद्धव है। जब तक उद्धव का मार्केट वैल्यू नहीं खत्म होता तब तक एकनाथ को बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। अब एक और बात समझ लो जी, कि 2014 और 2019 दोनों बार वरुण गांधी बीजेपी के एमपी थे, ज्यादा अकल दिखाने लगे तो 2024 में टिकट तक नहीं दिया, और मनेका अपना चुनाव हार गई। वो भी गांधी परिवार का हिस्सा है, तो मारे गए नहीं, उनको ओझल कर दिया गया। तो उसी ढंग से कांग्रेस को महाराष्ट्र में ओझल कर दिया जाएगा, ना कि मारा जाएगा। बहुत जल्दी हम ये सब बीजेपी के लोग उतावले, अरे राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं करते? अरे ठहरो यार, राहुल गांधी कहां पहुंचने वाले हैं ये समझना है तो वरुण गांधी को देखो, मनेका गांधी को देखो। ये अमित शाह और इनका तरीका है। उन्होंने शंकर सिंह वाघेला को किस ढंग से काशीराम राणा ठिकाने लगा दिया। इनकी रणनीति समझो। ये केशु बोले भाई, के मैं बता रहा हूं ना, केशु भाई पटेल भी। केशुभाई पटेल भी। हाँ तो हाँ, ये तरीका होता है, आप अगर उतनी आपकी कीमत नहीं और बहुत कीमत मांग रहे हो तो आपको ठिकाने लगाना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन ठिकाने लगाते वक्त आरोप हम पर नहीं आए, इसकी भी चिंता करना जरूरी होता है। भाऊ आप जाते जाते ये बता दीजिए, अगले महीने जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे का क्या होने वाला है? जरांगे पाटिल होने वाला है। जरांगे पाटिल। लेकिन वो तो अनशन का नाटक कर लेता है, ये तो नहीं कर पाएगा। 6-7 महीने पहले जरांगे पाटिल फुल देश का पूरा मीडिया पे छा गए थे, आज कहाँ है? अरे वो जहां से आते हैं ना, अंबड़ तहसील, वहां की नगर पालिका भी बीजेपी ने जीत ली है, एक ब्राह्मण ने जीत ली है। बताइए। वो बामन 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 बोलता था ना, तो हाँ वो हाँ, भी बीजेपी ने जिला अंबड़ कौन, जीत लिया है। भाऊ जिला कौन सा है वो? जालना, जालना। जालना और नाम है तहसील अंबड़। अंबड़, तहसील अंबड़। अंबड़, अंबड़ का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कारपोरेशन का चुनाव है वो आज ही तय हो चुका है, आज ही तय हो चुका है। शायद ही इनमें से 29 है, 29 में से एक दो भी अगर महायुति को नहीं मिला तो मुझे अजीब लगेगा, अजीब।
शायद एक है चंद्रपुर और गढ़चिरौली, शायद ये दो कॉरपोरेशन छोड़कर बाकी हर जगह युति जीत जाएगी। जहां पॉसिबल है वहां उनकी युति हो चुकी है। मुंबई में हो, ठाणे में हो, कल्याण डोंबिवली हो, संभाजी नगर हो, नागपुर, ये सब जीत जाएंगे। एक दो कॉरपोरेशन गढ़, लेकिन 25 से ज्यादा कॉरपोरेशन मुंबई से, मुंबई तो जीतेंगे लेकिन मुंबई के साथ साथ 25 से ज्यादा कॉरपोरेशन बीजेपी ने आज जीत लिए हैं। क्योंकि एक बात है, देखो ये हम जिसको मेट्रोपोलिस या महानगर बोलते हैं, वहां आने वाले लोग बेसिकली इस छोटे कस्बों से आते हैं जिसको नगर पालिका बोलते हैं। और नगर पालिका में जो वोटर होता है वो आसपास के 15-20 किलोमीटर के इलाके से आकर बसा हुआ होता है। तो इसका ये दुधारी है, दुनाली बोलते हैं ना। तो ये छोटे शहर जो होते हैं वो गांव को महानगर से जोड़ते हैं, ये बीच की कड़ी है। तो अगर इसमें बीजेपी और इसने अच्छे सीटें पाई है, अच्छा सक्सेस मिला है, तो वो दोनों तरफ जाएगा। क्योंकि पहले कॉरपोरेशन होने वाले और उसके बाद जिला परिषद और तालुका पंचायत होने वाले। तो क्लियर सिग्नल है कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है बीजेपी के लिए गुजरात बनने जा रहा है। और भाऊ एक और शख्सियत है जिसको शायद आज रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, ममता बनर्जी। हाँ बिल्कुल, नहीं ममता को पता चल गया कि उसके हाथ से निकल गया, वो मानती है। हाँ, लेकिन वो कम से कम उद्धव ठाकरे नहीं है, नुकसान कम से कम हो इसमें लगी हुई है। उद्धव जैसा उनका नहीं है, वो काम करती है। बात वो होती ना, आपको अगर जीतना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, बैटिंग करनी पड़ेगी, बॉलिंग करनी पड़ेगी, फील्डिंग करनी पड़ेगी। मुझे याद आता है एक हमारा दोस्त था, उसने बहुत स्पोर्ट पर लिखता था, बहुत 50 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। तो वो पुराने किस्से लिखता था। तो एक कोई राजा था, यानी ब्रिटिशों के जमाने का वो संस्थानिक था। तो उसने देखा साले अंग्रेज फास्ट बॉलिंग करते, तो उसको भी फास्ट बॉलिंग करनी थी। अब ये बड़ा तगड़ा जाड़ा था तो दौड़ नहीं पाता था। तो उसने अपने एक नौकर को बाउंड्री पर से दौड़ के आने को बोला। वो स्टंप कर आकर झुकता था और ये हाथ से वही खड़े खड़े बॉल टपेल। तो उद्धव वैसी बैटिंग और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो क्या करें। चलो ठीक है भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। भाऊ का आज गला ठीक नहीं था, फिर भी भाऊ जुड़े क्योंकि एक महत्वपूर्ण अवसर था और बहुत सारे दर्शकों ने भाऊ की इस संगति को एंजॉय किया होगा। क्योंकि महाराष्ट्र पर जितना अच्छा और सलीके से वो बात रख सकते हैं हकीकत, उतना और कोई बयान नहीं कर पाएगा। भाऊ बहुत धन्यवाद आपका, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।